मंथ में नयापन खत्म हो जाएगा। तो आप कोई अच्छी और बुक लेके आइए मार्केट में, और उसमें से जो एक्स्ट्रा फैक्ट है अपनी पुरानी वाली बुक है जिसको आपने सबसे पहले पढ़ रखा है उसमें ऐड करते जाइए। कभी भी नई बुक के चक्कर में पुरानी बुक को नहीं भूलना है ना, कि नया सोर्स मार्केट में आया और हम उसी से लगे पढ़ाई करें। कभी भी ऐसा नहीं करना है, पुरानी बुक को ही बार बार पढ़ना है और नए सोर्स अपडेट करते जाना है, जो भी नए फैक्ट मिलेंगे हम अपडेट करेंगे। तो सबसे बड़ी तैयारी तो ये है। और दूसरी तैयारी है कि रेगुलरिटी की। कुछ भी हो, हम संडे को भी हम ये नहीं मानकर चले कि हम पूरा दिन नहीं पढ़ेंगे। संडे बिल्कुल चिल करने के लिए होता है, लेकिन पूरा दिन चिल करने के लिए नहीं होता है। फिर भी हमें सुबह सुबह 2-3 घंटे तो पढ़ लेनी चाहिए ताकि हमारी रेगुलरिटी नहीं टूटे, ठीक है। और ये कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं। वो शुरू में तो ये मानकर चलते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने बहुत समय दे लिया और मेरा नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक गलतियां हैं जो करते हैं, और वो ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने 2 साल दिए हैं। आपने 2 साल नहीं दिए हैं, आपने बिल्कुल 2 साल नहीं दिए। अगर आपने बीच बीच में कहीं मस्तियाँ की, आपने 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक दिया है, तो आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है। तो और उसके अलावा ये बिल्कुल मान करनी चाहिए कि जो स्कूल में टॉपर है उसी का सिलेक्शन होगा, या टॉपर ऐसे हैं कि जो कहीं और से आते हैं, अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मैं बहुत सामान्य लड़की थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है। कॉलेज में आती थी, कॉलेज में कम स्टूडेंट्स रहते हैं तो आती थी। स्कूल में मेरी कभी फर्स्ट नहीं आती थी, ठीक ठाक आ जाती थी स्थिति, लेकिन फर्स्ट नहीं आती थी। तो आप ऐसा मान कर नहीं चाहिए कि जो सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में टॉप करते हैं उन्हीं का होगा। आपकी रेगुलरिटी, आपकी इच्छा शक्ति ही आपको आगे ले जाएगी। और उसके बाद मैं आप लोगों से बस इतना बोलूँगी कि हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि खुद मैंने 19 का मेंस छोड़ा था, और पहला प्री में अच्छे नंबर से निकलने के बाद मेंस छोड़ना बहुत दुखदायी होता है, आपके जानते होंगे। क्योंकि प्री बड़ी मुश्किलों के बाद निकलता है, और मेरा पहले ही अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा गया। तो अगर मैं उस टाइम पे डीमोटिवेटेड हो जाती कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अगर मैं मेंस का एक भी आंसर नहीं लिख पा रही हूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती और आज मैं इस जगह पे नहीं होती। तो उसको अपनी असफलताओं को भी अपना एक मोटिवेशन बनाए कि मुझसे पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन मुझसे अगली बार जरूर होगा और मैं करके दिखाऊंगी, ये सोच कर चले। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने जो भी डाउट्स हैं तो वो पूछते चले, ताकि बात जो है आपके हिसाब से ही चलती है ना, जैसा आप चाहते हैं। आप में से कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस में बेसिकली फोकस करते हैं मेंस। हाँ, इसमें क्या टिप्स हो सकते हैं मेंस राइटिंग को लेकर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि स्पेशली पीएससी एमडी जो कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं, तो किस तरीके से रिवीजन को इतना मतलब क्या इफेक्टिव वे हो सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा रास्ता हो जाता है और इतना ब्रॉड सिलेबस कि शुरू से आखिर तक चीज़ों को याद रखना, लगातार मेंटेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत है। तो क्या कुछ इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं आपके? हाँ, सबसे पहले तो हम जब प्री की तैयारी करते हैं ना, तो उसी टाइम पे जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, सिलेबस हम सबसे पहले तो हम सिलेबस अपने पास रखेंगे, प्री और मेंस दोनों का। जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, इकोनॉमी तो इतनी नहीं है प्री के लिए, लेकिन फिर भी जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन पे हम अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनाएं, है ना। मैंने वही कहा कि हम एमपी को सिर्फ फैक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ें। अगर हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से शुरू कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम एक बार 11 नंबर में लिखकर देखेंगे, हमसे जैसा आएगा हम लिखकर देखेंगे। उसके बाद हम अपने सर को दिखाएंगे, चेक करवाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि हम क्या सुधार इसमें कर सकते हैं। और एक वही क्वेश्चन अगर हम बार बार लिखते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी प्री की तैयारी तो पूरी हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी मेंस की तैयारी भी हो रही है। और अगर हमने इधर आधा कर लिया है ना, तो यकीन मानो मेंस में कुछ सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा जुड़े हैं, जैसे कि 4th पेपर है दर्शन का, 5th पेपर है हिंदी का, और ऐसे वाला पेपर है। तो हमें इतना समय नहीं लगता है पढ़ने में। अगर हम उसको ढंग से पढ़ रहे हैं तो 1 महीने अगर हम पढ़ेंगे तो 1 महीने में अपनी एथिक्स कवर हो सकती है ना, अच्छे से हो सकती है। वो चीज़ें बहुत स्कोरिंग है और बड़े आराम से प्री पढ़ने के बाद भी मेंस टाइम पे हो सकती है। लेकिन अगर हमने हिस्ट्री इतना वास्ट सिलेबस है और हमने प्री निकलने के बाद हिस्ट्री को शुरू किया है, तो फिर वो हमारे लिए तो बहुत डेंजर हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में ही आराम से 3 से 4 महीने लग जाते हैं तरीके से पढ़ना हो है ना। तो हम प्री के टाइम पे ही पहले तो ये सब्जेक्ट अपनी कवर रखें, और उसके बाद में मेंस टाइम पे बस हमें रिवीजन करता रहता है। हम ये सोचें कि बस हम रिवाइज कर रहे हैं। मैं कहती हूँ एक दिन आपने कोई टॉपिक पढ़ा है ना, तो उस
उसको 3 दिन तक कम से कम पलटा के देखते रहें। एक बार पढ़ के और ये नहीं सोचना है कि हमें याद हो गया है। आपको उस दिन समझ में बेशक आएगा लेकिन याद नहीं होगा आपको कभी भी। तो आपको उसको 3 दिन तक कंटिन्यू पलटाइए, उसके बाद हफ्ते 10 दिन में जब भी मौका मिले एक बार पलटाते रहो, वो चीज़ें कभी दिमाग से नहीं जाएंगी। तो बिल्कुल मैंने सबसे पहले यही बात कही है कि टाइम तो इसमें लगता है क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस से पहले हम प्री और मेंस जो भी कॉमन पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई करते हैं, फिर प्री देते हैं, फिर रिजल्ट आता है इतने दिनों बाद, फिर मेंस पढ़ते हैं हम, मेंस का रिजल्ट इतने दिनों बाद आता है, फिर इंटरव्यू में इतना टाइम लगता है, फाइनल होते होते तक पीएससी अपनी प्रोसेस में ही अगर अभी पिछले कुछ टाइम को नहीं देखा जाए तो 1.5 से 2 साल ले लेता है ना। और हमारी तैयारी का टाइम तो है ही इंक्लूडेड। डाउट क्लियर हुआ? और थैंक यू। जैसे कि आपने बोला कि एमपीएससी का जो समय है वो बहुत ही लंबा है, तो इसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी जैसे हम बिगिनर्स जैसे हम शुरू नहीं किया है, हाँ, तो हम भी अपनी तैयारी को लेकर कैसे करें? जैसे मेंस का होता है या फिर अभी से प्रीलिम्स के लिए है? हम कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप प्री से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर आप 2023 के प्री को टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि मैं वो निकालूंगी, है ना, तो आप सबसे पहले तो एक एमपी का टारगेट बनाइए कि आप एमपी रोज पढ़ेंगे क्योंकि बहुत वेटेज है एमपी का। फिर भी 40 से 45 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में एमपी के रहते ही हैं, है ना। तो एक आप एमपी को लेकर चलिए और एमपी को उस वे में लेकर चलिए कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो मेंस में हैं, जनजाति व्यक्तित्व में है ना, जनजातियाँ हैं, पुनर्गठन है, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार लिख कर देखेंगे, हम याद करेंगे, लिख कर देखेंगे और अगर हो सके तो टेस्ट सीरीज लगाना संभव है तो ठीक है, तो हम अपने टीचर्स को चेक भी कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त एक्सपीरियंस रहता है कि किस चीज़ को कैसे लिखना है। बार बार जब उनके पास जाएंगे तो हमें हर बार कुछ नई चीज़ पता चलेगी। आप देखेंगे कि आपने अगर आज लिखा है एक टॉपिक, आप उसको 1 महीने बाद अगर आप रेगुलर लिख रहे हैं तो आप उसी टॉपिक को पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं क्या लिखी थी, बहुत सुधार होता है। तो अभी तो आप यही करिए कि मेरा प्री के लिए आपको गाइडेंस की जो टारगेट बनाकर चल रहे हैं, आप एमपी रोज पढ़िए, उसके बाद एक यूनिट आप उठाते जाइए और जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं मेंस के उधर अभी से कवर कर डालिए, अपनी एक नोट्स बना डालिए ताकि आपको बहुत सहूलियत हो जाए। थैंक यू। हाँ अगर आपकी जो बेस की कॉपी होती है उसमें लाइन के नीचे लिख सकते हैं क्या? उसमें आपको साफ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि लाइन के बाहर और लाइन के नीचे नहीं जाना है। आपको अगर 7 या 8 लाइन जो मिलती है 5 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए, 3 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 2 ही लाइन मिलेगी, जिसको आपको 3 लाइन में कन्वर्ट करना है खुद ही। वो थोड़ा सा एक वो है तो मैं बता दूँगी कि आप लाइन में नहीं लिखेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन को स्पेसिफिक, और 5 नंबर के क्वेश्चन में आप ना तो आप जो बॉर्डर्स बने रहते हैं दोनों साइड उससे बाहर जाएंगे और ना ही अपनी लाइन के बाहर जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर के बाहर वाले को चेक नहीं होते हैं और वो डिजिटल कॉपी चेक हो रही है आजकल, आपको पता होगा, तो वो फोटोज नहीं ली जाती, स्कैन नहीं किया जाता है और उसके नीचे आपको नंबर मत नहीं मिलेंगे, आपने लाइन के नीचे जरूर है। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, हाँ। लाइन के नीचे ऑलरेडी लिखी है, क्या कुछ सही रहता है? कैसे? मतलब डायग्राम बनाने के लिए और वहाँ पर जैसे पॉइंट जो फिट करते हैं वहाँ पास में आप लाइन के नीचे पॉइंट कम पड़ जाते हैं डायग्राम बनाने। डायग्राम आपको बहुत छोटा प्रैक्टिस करनी है। आप एमपी का जो देखते हैं ना डायग्राम, काफ़ी बड़ा बनता है ना अगर, और वो प्रैक्टिस में तब आएगा, इतना ही बनाना है हमें, उसमें इतनी क्रिएटिव रखनी है कि सब कुछ दिखाइए। तो प्रैक्टिस की बात नहीं है, इतना सा डायग्राम बनाना है, पूरी कॉपी में हमें जगह छोड़नी है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपने 5 मार्क करते हैं तो उसमें पॉइंट वगैरह उसमें आगे किसी क्वेश्चन में मुझे 7 से 8 पॉइंट मिले, क्या उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 5 नंबर का कुछ छोटे से पॉइंट लिख कर आपको पता है? देखिए सबसे पहले तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, उसमें हम एक लाइन का, मात्र एक लाइन का इनको देंगे और हम उसमें बहुत सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना ऐसा कहा जाता है, किया जाता है, तो ये काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं और जगह घेरती हैं, इसके हमें नंबर नहीं मिलेंगे। एक लाइन का हमें इंट्रो देना है, बाकी पूरा जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको लिखना है। निष्कर्ष देना जरूरी नहीं है, निष्कर्ष के हमें नंबर नहीं मिलेंगे, निष्कर्ष हमें केवल देना है आलोचनात्मक प्रश्नों में, विश्लेषणात्मक प्रश्नों में एक लाइन का निष्कर्ष हमें जरूर देना है, बाकी में हमें कुछ नहीं देना है। आलोचनात्मक प्रश्नों में हमें एक लाइन का पॉजिटिव निष्कर्ष जरूर देना है। जैसे हम लोग लिखते हैं तो कुछ इंग्लिश के वर्ड आते हैं
हाँ। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो हम लोग शॉर्ट में WHO लिखते हैं, हाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं कहीं? हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसको देवनागरी में लिखना होगा। हम W इंग्लिश वाला W नहीं बनाएंगे, हम देवनागरी में लिखेंगे उसको W। और जो शॉर्ट फाउंडेशन मध्य प्रदेश है उसको शॉर्ट में MP लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ MP लिखेंगे, लेकिन माँ लिखेंगे, उसके बाद डॉट रखेंगे, और पा लिखेंगे उसके बाद डॉट रखेंगे। हमें लिखते वक्त जो हिंदी व्याकरण है ना, जो हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह, आपने देखा होगा कि टॉपिक है भी और फिफ्थ पेपर में, हमें उनका खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें वैल्यू एडिशन वाली होती हैं। ये शायद हमें कोई नहीं बताता है कि वैल्यू एडिशन किन चीज़ों का है। आपका देखिए कंटेंट मायने रखता है, आप बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है ना। और तीसरी चीज़ें हिंदी व्याकरण, जो हमें हर पेपर में लानी है। फर्स्ट पेपर से लेकर लास्ट तक हमें कहाँ कॉमा लग रहा है, कहाँ अर्धविराम लग रहा है, कहाँ पूर्ण विराम लग रहा है, कहाँ उद्धरण चिन्ह लग रहा है। हम अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यही चीज़ें हमारी कॉपी को अलग बनाती हैं। जीएस पेपर थर्ड में मैथमेटिक्स का भी कोर्स है, हाँ। उसमें टोटल स्टेप बाय स्टेप हम करना है, जैसे हम करके बढ़ गए जैसे हम बचपन में करते थे ना, 5th क्लास का याद करो कि माना, चूंकि, परंतु, दिया गया है, ये चीज़ें लिखनी है। हम मंडे जैसा नहीं लिख सकते। कुछ मैथ में फार्मूलेज होते हैं जैसे बबलर वगैरह जो होते हैं, हाँ। वो इंग्लिश में दिए होते हैं, हाँ। क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं? हिंदी में भी रहते हैं, और अगर इंग्लिश में जैसे मैंने बताया ना WHO है, तो उसको देवनागरी में लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बहुत ही ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसको हिंदी में हम नहीं लिख सकते हैं, हम लिखें। थर्ड पेपर में हम इंग्लिश का थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश लिखें तो देवनागरी लिखो में ही लिखें। और जैसे 11 मार्कर जो होते हैं, क्या उसमें दोनों पे कवर करना जरूरी है या फिर क्वेश्चन करना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन ही दिया जाता है कि वो 2 पेज का है ना। तो आप ये नहीं मानकर चलिए कि आपने जितना लिख दिया उतना ही आंसर पूछा गया था। आप कोशिश करिए कि आप शुरू से लेकर अंत तक उसको, अगर आपके पास कम कंटेंट है ना, तो आप उसमें ज़्यादा प्रेजेंटेशन देंगे और फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ करेंगे अच्छे से, कि आपकी कॉपी खाली भी ना लगे, है ना, और आपका पेज भर जाए। तो लास्ट तक उसको भरने की कोशिश करिए। और आपसे जो नहीं आता है उसमें बत्तीबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्लेन छोड़िए। लास्ट ईयर 2020 में वेस्पर थ्योरी पूछी गई थी 11 नंबर में थर्ड पेपर में, है ना। तो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स को वो नहीं आती थी, है ना, क्योंकि कोई 11th 12th का टॉपिक था और कोई इतना नहीं पढ़ते क्या नहीं आती थी, और मैंने पूरा छोड़ा है उसको। मत लिखिए। अगर आपने गलत लिखा है तो उसकी मेंटेलिटी ये चाहेगी कि ये बेईमान इंसान है, इससे नहीं आ रहा फिर भी ये अटेम्प्ट कर रहा है, आप छोड़िए। मैम ये बताइए, जैसे 3 निकल गया, टेस्ट सीरीज 1 पे वो चीज़ थी, तो उसके हिसाब से टेस्ट एक हफ्ते के अंदर 4 दिन के अंदर टेस्ट पहुँचा हो गया, सिलेबस इतना बड़ा है, तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से विषय को कंप्लीट करें कि अपने हिसाब से? देखिए, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ऐसा है कि आप अगर कर पा रहे हैं उस स्पीड से कि आप कर पा रहे हैं, जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज चलती है, आपका सिलेबस हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आपका एक दूसरा रास्ता है, आप कर पा रहे हैं तो आप करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं अपने टेस्ट लेना नहीं छोड़ती थी, है ना। 3 यूनिट पूछी है तो मैं 1 यूनिट पढ़ के जाऊँगी, है ना, मैं अटेम्प्ट ही करूँगी उस टेस्ट। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, एक तो हमारी 1 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार होती है ना, और दूसरा हमें जो लिखते वक्त हमारी गलतियाँ हैं ना, अगर हम पढ़ के गए हैं और फिर भी उस चीज़ को हम एग्ज़ाम में प्रेशर के कारण नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें अपनी पकड़ में आती हैं कि हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। और हमने पढ़ा हुआ जो कंटेंट है उसमें भी हमें 5 में से 1.5-2 नंबर ही मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं, हम उस पर सोच सकते हैं। और अगर हम इस डर से टेस्ट नहीं देंगे कि टेस्ट तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे कम नंबर आ रहे हैं, कर पा रहा मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह है। आपके कम नंबर आए, आप खुद जान रहे हैं कि आपके कितना 150 नंबर का है, तो आपके 50 नंबर आ रहे हैं। आपको ये बात पता है कि मैं इतना ही पढ़ के गया था इसलिए मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। आपको किसी को दिखाने की जरूरत टेस्ट में नहीं है, आपको खुद को दिखाना है फाइनल एग्जाम में। कुछ भी ऐसा करिए कि टेस्ट देते रहिए और फाइनल एग्जाम तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। टेस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 1 हफ्ते बाद अगला टेस्ट सब्जेक्ट चालू हो जाता है, हाँ। फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जैसे 3 यूनिट का है ना आपका, एक साथ तो 5 यूनिट की होती होगी, जितना मेरी जानकारी है, इस समय तो FRT चल रही है। HRT चल रही है। तो आपने जितना पढ़ा है, आप 1 यूनिट पढ़े, आप 2 यूनिट पढ़े, आप उसी को पढ़ के जाइए कि आप जानते हैं ना कि आपने 2 यूनिट पढ़े और आपने उसको अच्छे से किया, इसलिए आपको इतने नंबर मिले हैं। आप 3 यूनिट छोड़ दीजिए, जब नेक्स्ट राउंड चलेगा तो आप अगली 2 यूनिट पे फोकस करिएगा।
उसके बाद भी टेक्स्ट काउंट चलेगा, आप उसके बाद बची हुई अपनी एक यूनिट करिएगा। आपको पहली यूनिट का सिर्फ रिवीजन करना है ना। तो जल्दीबाजी के चक्कर में अपने कंटेंट के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, एक यूनिट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन कंटेंट। और मैम राइटिंग का क्या होगा, जैसे शुरू में मान लीजिए अच्छी राइटिंग आती है, तो जैसे 11 नंबर वाले